नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और बड़ी खबरों का अगर जिक्र करें तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई है। क्या ये तेजी आगे जब बाजार बंद होगा ये बरकरार रहेगी या नहीं? साथ ही साथ हम अगर ये भी देखें कि तमाम जो एफएमसीजी और एनबीएफसी के सेक्टर्स हैं वो इस वक्त मुनाफा वसूली पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस की तरफ। सेमी कंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमी कंडक्टर यूनिट का होगा निर्माण। कुल 3,706 करोड़ का होगा निवेश। हर महीने बनाई जाएंगी 3 करोड़ से ज्यादा सेमी कंडक्टर चिप्स। कैबिनेट का अहम फैसला। महंगाई के मोर्चे पर गुड न्यूज। अप्रैल में थोक महंगाई दर 13 महीने के निष्ठतम स्तर यानी 0.85% पर। खाने पीने के सामान की कीमतों में आई गिरावट से मिल रहा है असर। मार्च में यह दर 2.05% पर। 6G के पेटेंट दाखिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हुआ भारत। 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगी स्पीड। नए उद्योगों का निर्माण करेगा और मौजूदा जो तमाम उद्योग हैं उसमें आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। और आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 200 अंकों से नीचे इस वक्त सेंसेक्स 81,000 के आसपास कर रहा है ट्रेड। वहीं निफ्टी में भी मामूली 50 अंकों का दबाव। तो आइए शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो प्रारंभिक क्यूज थे वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत भी सपाट दायरे में कारोबार होते हुए 61 अंकों का दबाव 24,706 का लेवल नजर आ रहा है और इसीलिए आज गुरुवार को वीकली एक्सपायरी पर बाजार पर सुस्ती हावी है। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर फिसलते हुए नजर आए। ओपनिंग की अगर बात करें तो भले ही सेंसेक्स 57 अंक ऊपर खुला था, लेकिन अभी 240 अंकों का दबाव नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 81,090 का लेवल है। वहीं निफ्टी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी का अगर जिक्र करें तो 24,620 का लेवल, 86 अंकों का दबाव। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ जो उसका स्मॉल कैप है वो बढ़त के साथ निफ्टी में एनबीएफसीज और फार्मा स्टॉक्स इस वक्त कमजोर नजर आ रहे हैं। टॉप गेनर्स के चार्ट पर एक बार नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन से वो स्टॉक्स हैं जो चार्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें स्टील में चमक बरकरार, वहीं हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल। एक काउंटर देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री से, और वहीं 3 इंपॉर्टेंट काउंटर्स ऑटो क्षेत्र से इस वक्त बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। रुक करते हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हावी है, बाय ऑन कॉल का डिप है। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक यानी कि बैंकिंग कंपनीज इस वक्त थोड़ी सुस्त चाल के साथ। वहीं फार्मा जो कि डिफेंसिव है, उसके बड़े वैल्यूएशंस के जो ब्लू चिप काउंटर्स हैं उनमें दबाव देखा जा रहा है। और आइए बात करते हैं महंगाई के मोर्चे से जुड़ी एक अच्छी खबर की। खुदरा महंगाई दर के बाद अब अप्रैल में थोक महंगाई दर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल में भारत का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें महंगाई दर घटकर 0.85% पर आ गई, जबकि मार्च में यही आंकड़ा 2.05% था। बीते 13 महीनों में थोक महंगाई दर का ये सबसे निचतम स्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने पीने की वस्तुओं की जो तमाम कीमतें हैं उनमें कमी आना है। अप्रैल में फूड प्रोडक्ट्स पर थोक महंगाई दर घटकर 2.55% रही, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 4.66% था। खाने के सामान की कीमतों में आई इस कमी का सीधा असर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ा और अप्रैल में कच्चे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की कीमतों में 5.31% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 1.78% की कमी देखी गई। इन दोनों ही घटकों में गिरावट ने थोक महंगाई दर को नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट आई थी। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.16% रह गई, जो मार्च में 3.34% थी। और अब बात राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए
1.12 लाख करोड़ से अधिक के 732 निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले गलियारे के रूप में ये उभर रहा है। प्रधानमंत्री का संकल्प है, उनकी प्रतिबद्धता है और उनकी दूरदृष्टि ये दर्शाती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भविष्य की अगर बात की जाए तो भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर आज भारत की विकास गाथा का केंद्र बन गया है। The Prime Minister's resolve, his commitment, his vision to ensure that the northeastern region becomes the pivot for the future growth and the future path of India as she advances towards her goal of Viksit Bharat by 2047. Over the last 10 years, whether it is the 10% of gross budgetary support amounting to almost 1 lakh crore a year that's being plowed into the Northeast. Today, the Northeast that was always considered prior to a decade ago as the periphery of India has become the center of the growth story of India. और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस किस पे बेस्ड है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। आज का युग आधुनिक युग है और इसे तकनीकी युग भी कहते हैं और सरकार लगातार देश को वैश्विक तकनीकी केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और ये काफ़ी अहम है भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसे आगे ले जाने के लिए। कैसे? कैबिनेट के कई अहम फैसले लिए गए जिसमें जो छठा सेमीकंडक्टर इकाई है उसकी स्थापना को लेकर मंजूरी दे दी गई है। और कैसे सेमीकंडक्टर के लिए ये युगांतकारी कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण किया जाएगा और इस क्षेत्र में भारत लगातार नित्य नए नूतन प्रगति कर रहा है। ये निवेश कितने का होगा? करीबन 3,706 करोड़ का निवेश इस छठी सेमीकंडक्टर की इकाई के लिए किया जाएगा। अहम फैसला तकनीक के लिहाज से और इससे पहले 5 जो सेमीकंडक्टर यूनिट हैं उनका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। विनिर्माण के क्षेत्र में कैसे भारत अग्रसर हो रहा है। अब ये HCL और फॉक्सकॉन का एक कंबाइंड उपक्रम होगा, यानी साझा उपक्रम होगा जो ये छठी सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। 3 करोड़ 60 लाख चिप्स हर महीने बनाई जाएंगी जो आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर्स में, तमाम जो तकनीक से जुड़े उपकरण हैं उसमें लगाई जाती हैं। अब इससे होगा क्या? 2000 से ज़्यादा लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा, यानी कि रोज़गार के मौके भी सृजित होंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की दिशा में ये अहम सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कैबिनेट के इस अहम फैसले को लेकर संयंत्र को अगर देखा जाए तो 20,000 वेफर्स, यानी इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 20,000 जो वेफर्स बनाए जाते हैं यानी छोटी चिप्स वो निकाली जाएंगी। डिज़ाइन आउटपुट क्षमता जो है वो 36 मिलियन यूनिट प्रति महीने के हिसाब से है और इसके लिए करीबन 3,700 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसे अनुमानित तौर पर रखा गया है। तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में प्रगति को लेकर एक अहम फैसला। सेमीकंडक्टर ऐसा क्षेत्र जो सनराइजिंग है, इवॉल्विंग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ और इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री अपने कई संबोधनों में कर चुके हैं। लेकिन कैबिनेट के इस बड़े फैसले के बाद समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। मैं चाहती हूँ कि वो ग्राफिक्स भी हम दिखाएं जिसमें आखिरकार सेमीकंडक्टर है क्या। सेमीकंडक्टर ना तो पूरी तरह से बिजली को रोकता है ना ही पूरी तरह से पास होने देता है। सेमी मतलब आधा, ऑटो मतलब पूरा।
और ये कुछ खास परिस्थितियों में बिजली को कंट्रोल कर अपने पास रखता है। इस तरह की सेमीकंडक्टर चिप्स आपने तमाम जो तकनीकी उपकरण है, आपका टीवी है, आपका एलेक्सा है, आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें देखा होगा। अब इसको चिप के तौर पर मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कार और सैटेलाइट्स तक में यूज़ किया जाता है। अब डिजिटल ज़माना है और ऐसे में सेमीकंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए उसके दिमाग की भूमिका को निभाता है। यानी क्या फैसला लेना है वो सेमीकंडक्टर डिसाइड करता है। अब जेवर में जो यूनिट बनेगा, इससे जहां रोजगार के मौके सृजित होंगे, वहीं होटल, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस जैसे सपोर्ट सेक्टर्स में भी नौकरी के जो मौके हैं उनमें बढ़ोतरी आएगी। वहीं ढाबे, छोटे किराना स्टोर, घर पर किराए देने वाले जो स्थानीय व्यापार हैं, यानी डोमेस्टिक लेवल पर इन तमाम जो काम है उनमें भी बढ़ोतरी होगी और रेत, सीमेंट आदि की भी खपत बढ़ेगी। यानी युवाओं को स्किल ट्रेन किया जाएगा और जब वो ऐसे कुशल कामगार बनेंगे तो उनके लिए नौकरियां पाना आसान। आईटी और पॉलिटेक्निक के जो संस्थान हैं वहाँ पर छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप और नौकरियों का अवसर मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार होगा? यूनिट लगने से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाएं बेसिक तौर पर होंगी। यानी कि अगर कोई सेमीकंडक्टर का यूनिट लगता है, उससे जुड़े हुए जो उसके अलाइड सेक्टर्स हैं उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। लबोलबाब यही है कि सेमीकंडक्टर के लिए जब प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की बात भी कर रहे हैं, उस लिहाज से आप समझिए कि इस सेक्टर में तकनीक को एक अलग स्तर पर ले जाने की बहुत इम्पॉर्टेंट ये मादा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तमाम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की, सेमीकंडक्टर उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपकी कार्स में एक चिप के माध्यम से आप समझिए कि कार का चलना, कार के अलग अलग जो फंक्शनल ऑपरेशंस हैं उसे करने में आसानी मिलती है। ऐसा ही कुछ आपके लैपटॉप, आपके टीवी के साथ भी होता है। पहले ताइवान और चाइना ने इसमें अपना दबदबा बनाया हुआ था। भारत इसे भेदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शोध और निर्माण के साथ साथ रिसर्च के लेवल पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को कैसे हम पूरा करेंगे, इस पर भी हम कुछ देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे लिए आत्मनिर्भरता और नए भारत का प्रतीक है। वक्त ही छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा रहेगी जारी। जब लाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और सेमीकंडक्टर इस क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस कृष्णन साहब, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। आपसे कई बार लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। और कृष्णन जी, साफ तौर पर अगर देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए सरकार का जो अहम फैसला कल 6ठी इकाई के रूप में जो जेवर के पास लगाई जाएगी, कितना युगांतकारी बदलाव आप मानते हैं सेमीकंडक्टर पूरे सेक्टर के लिहाज से? ये जो नया वाला 6ठा जो नया प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है कल कैबिनेट द्वारा जी, ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कई कारणों के लिए।
एडवांस पैकेजिंग जिसे कहते हैं उस क्षेत्र में ये पहला वाला ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसका दूसरा एक महत्व ये है कि ये मतलब वेफर लेवल पैकेजिंग करता है, अतः इसको एडवांस पैकेजिंग मानते हैं। दूसरा ये डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड चिप है, DDIC जिसको कहते हैं। और ये DDIC जो है हमारे यहाँ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। जहाँ जहाँ ऐसे डिस्प्ले लगाया रहता है, स्मार्टफोन हो या टेलीविजन्स हो, लैपटॉप्स हो, टैबलेट्स हो, इन सब में जो है ये स्क्रीन लगती है और ये डिस्प्ले स्क्रीन का ड्राइवर बनता है ये। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होगा। और बोथ एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर के एरिया में भी और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर की जो रिक्वायरमेंट है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कृष्णन साहब, अगर हम इसकी आपूर्ति श्रृंखला की इस चेन को समझने की कोशिश करें, उसे कैसे सुनिश्चित करेगा सेमीकंडक्टर का जो ये प्रोजेक्ट है, जो छठी इकाई है, और साफ तौर पर तकनीक के लेवल पर किन स्तरों पर हम देखते हैं कि अनुसंधान और शोध के लिहाज से एक नया एम्बिट हम बनते हुए देख रहे हैं? ये जैसे मैंने बताया कि एक मोबाइल फोन में जैसे आप ले लें तो बहुत सारे चिप्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, वॉइस के लिए, बाकी प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, और जो वेरियस फोन के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का प्रयोग होता है। और डिस्प्ले यूनिट को चलाने के लिए ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप की जरूरत पड़ती है, DDIC जिसे कहते हैं। और ये DDIC चिप करीब करीब हर एक स्मार्टफोन में, हर एक लैपटॉप में, हर एक जहां जहां स्क्रीन्स बनती हैं वहां पे इसकी जरूरत होती है। तो उस हिसाब से इसकी बहुत आजकल की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये बहुत सारे एरियाज में इस प्रयोग हो सकता है। और ये जो जिस तरीके से ये बनाने वाले हैं ये नए ये HCL और फॉक्सकॉन का जो जॉइंट वेंचर वामसुंदरी जो नया ये कंपनी जो बनाने वाला है, ये नए तरीके से बना रहे हैं। ये एडवांस पैकेजिंग जिसे कहते हैं, वेफर लेवल पैकेजिंग करके इसको बना रहे हैं। सो एक नया टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी लाने में भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूटिलिटी रहेगा। और इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन और प्रोडक्शन इंडिया में हम बना रहे हैं उसमें इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जब प्रशिक्षित युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल करने की हम बात करते हैं, खास तौर पर गुणवत्तापूर्ण तकनीक उन्नत बनाने के लिहाज से, आपको क्या लगता है कि परोक्ष रूप से करीबन 2000 से ज़्यादा रोजगारों के मौके इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र से निकलते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में? हमारा जो स्ट्रेंथ है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से देखें तो ट्रेनिंग अवश्य देनी पड़ेगी इस एरिया में। जहां पे ऐसा स्किल्स ऑलरेडी यूज करते हैं वहां भेज के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और हम भी सपोर्ट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस में इसकी ट्रेनिंग करने का। जहां तक सेमीकंडक्टर का संबंध है, हमारे इंडिया में जो है डिजाइन ह्यूमन रिसोर्सेस काफी हैं, डिजाइन एरिया में काफी लोग काम करते हैं, उसमें तजुर्बा काफी है लोगों का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी इतना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हुआ है, इसलिए इस एरिया इस सेक्टर में स्किल्स थोड़े कम हैं। लेकिन जैसे अभी ये छठा यूनिट है, बाकी यूनिट्स के लिए भी हर जगह हमने गुजरात में भी, असम में भी और देश के अन्य भागों में भी हमने ये ट्रेनिंग देने की काफी प्रयत्न किया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काफी इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रही हैं, और बाहर भी हम भेज रहे हैं लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए, और हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज इसके लिए तैयार है। कृष्ण साहब, विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये छठी इकाई है या पूरा सेमीकंडक्टर मिशन है, ये कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉजिटिव तौर पर? देखिए, सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। इसके बिना कोई एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है।
और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्ट आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनती हैं उसमें सेमीकंडक्टर का जो शेयर है वैल्यू एडिशन में करीब करीब 35-40% तक जा सकती है। और बिना सेमीकंडक्टर्स पे के हम अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स कभी बना नहीं पाएंगे। और इंडिया जैसे बड़े देश में जहां की काफी डिमांड हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें हमारी रोल सेमीकंडक्टर्स में रहना बहुत जरूरी है। और ये सप्लाई चेन जो है, रिलायबल सप्लाई चेन और रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाने के लिए हमारा भारत इसमें एक अंग रहना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ अपनी हमारे निजी प्रयोग के लिए या निजी उपयोग के लिए, लेकिन दुनिया भर के लिए अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस सेक्टर में भारत जैसे देश को रहना बहुत ही जरूरी है। और वहीं भारत में आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर का जो परिस्थिति तंत्र है उसे और मजबूत सुदृढ़ करने के लिए इसके निर्माण में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना और इसके लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है? ये जैसे हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 1 करीब 76,000 करोड़ के लागत से ये स्कीम जा रहा है। और अभी हमने काफ़ी हद तक इस स्कीम से हमारे जो इन्वेस्टमेंट फंड्स का यूटिलाइजेशन हमने सुदृढ़ कर लिया है, कमिट भी कर लिया है। काफ़ी शीघ्र ही इस स्कीम के अंतर्गत जो राशि दी गई है वो राशि समाप्त हो जाएगी। अतः हमें एक और स्कीम लाने की जरूरत पड़ेगी, उस पे हम अभी काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसकी अप्रूवल भी हो जानी चाहिए। लेकिन वैसे स्कीम आने से पहले ये जरूरी है कि पहले स्कीम में जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन तक ले आएं और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णन साहब, आप इस शो पर आए और सेमीकंडक्टर जैसे तकनीकी विषय पर इतनी आसान भाषा में हमें और हमारे दर्शकों को एक तमाम ज्ञान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय डीडी न्यूज़ के साथ और अपने विचार साझा करने के लिए। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगातार भारत के बढ़ते हुए कदम हैं। वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर का पूरा सेक्टर नौकरियों के साथ साथ तकनीक को और उन्नत एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। और क्योंकि हम नए लेवल पर लेकर जाने की बात करें तो टेलीकॉम कैसे पीछे रहेगा। अब केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में दूरसंचार क्षेत्र की कई देशी विदेशी कंपनियां जो थी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6G तकनीक में भारत दुनिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज जुटे। मौका है भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश विदेश की कई जानी मानी दूरसंचार कंपनियां भाग ले रही हैं। सम्मेलन में भारत 6G विजन में भारत को 6G दूरसंचार तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और सहयोग करने पर मंथन हुआ। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि सरकार भारत 6G अलायंस की शुरुआत सहित कई योजनाओं पर काम कर रही है। Over 111 research projects have been funded with a sanctioned amount of 300 crores. And India now ranks among the top 6 nations globally in 6G patent filings. And India has signed 6G research cooperation agreements with Japan, Singapore, and Finland, creating valuable knowledge sharing pathways. 6G प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत के सक्रिय उपाय देश को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि भारत में 6G तकनीक के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। Young innovators, I say the future of 6G is in your hands. Your ideas, your creativity, and your passion will shape a connected India that leads the world. Let us commit today by all the stakeholders for making Bharat 6G not just a technology initiative but a national mission.
भारत 6G विजन का उद्देश्य 2030 तक 6G प्रौद्योगिकियों के डिजाइन विकास में भारत को अग्रणी बनाना है। भारत 6G विजन सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों पर आधारित है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और इकोनॉमी टुडे में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।